नमस्कार साथियों। तो आज के वीडियो में हम एसएससी जीडी के अंदर रिसेंटली जो एग्ज़ाम चल रहा है, अलग अलग शिफ्टों में कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीट भी हुए हैं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो इसके अंदर पूछे गए हैं और कुछ ऐसे क्वेश्चन भी है जो आगे आ सकते हैं और शिफ्टों के अंदर। तो वो सब चर्चा करने वाले सारे क्वेश्चन की मैं लिस्ट लेकर आया हूँ और इसके अलावा जो एसएससी के अंदर आपको किस तरह से क्वेश्चन डील करने और चीज़ें हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि पिछला साल का जो एसएससी जीडी का एग्जाम है वो मेरा क्लियर किया हुआ है। तो आपको एक आइडिया बता दूंगा एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन आता है और कैसे आपको हैंडल करना है सब कुछ। चलिए हम डिटेल से सभी क्वेश्चन को देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, जो औरंगजेब वगैरह है, मुगल वंश है, इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप मुगल वंश को बढ़िया से पढ़ लेना, जैसे कि अकबर वगैरह हो गए, इनके क्या क्या निर्माण कार्य किए हुए हैं, प्रशासनिक व्यवस्था होगी, वो सब भी देख लेना। जैसे एक क्वेश्चन पूछा है कि जो अंतिम मुगल शासक है औरंगजेब, इसकी मृत्यु कब हुई थी? तो ये 3 मार्च 1707 की हुई थी। ठीक है। आपको ये भी पूछ सकते हैं कि अंतिम मुगल बादशाह कौन सा? बहादुर शाह जफर था, 1857 की क्रांति वाला। उससे रिलेटेड लिंक करे हुए पूछ सकते हैं। तो ये कुछ फैक्ट है, वो आप याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, औरंगजेब से पूछा था औरंगजेब ने किस सिख गुरु को मृत्युदंड दिया? तो ये 9वें गुरु थे तेग बहादुर जी, इनको मृत्युदंड दिया था। तो यहाँ से आपको एक आइडिया लग गया है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में इस शिफ्ट में पूछा है। तो आगे ये भी पूछ सकता है कि जो गुरु गोविंद सिंह जी है उनके बारे में पूछ सकता है, उनकी रचनाएं होगी और चीज़ें होगी। इसके अलावा सिखों के 5वें गुरु है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा जो शीशगंज गुरुद्वारा है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये सब गुरु जो सिख गुरु हैं इनके बारे में कुछ फैक्ट है इंपॉर्टेंट, वो वाले आप याद रख लेना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, औरंगजेब का अन्य नाम क्या था? देखिए मुगल वंश से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो मुगल वंश इंपॉर्टेंट है, आपको इससे जो भी फैक्ट होते हैं वो सारे याद कर लेने हैं। तो इसका अन्य नाम था जिंदा पीर और आलमगीर, ये दो नाम से इनको जाना जाता था। ठीक है। अकबर वगैरह है उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जहांगीर से क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं, तो वो सब यहाँ पर पढ़ लेना। अगला देखिए, मुगल काल में बीबी का मकबरा है वो कहाँ पर स्थित है? तो ये औरंगाबाद में है, महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है। इसके अलावा लाल किला हो गया, वो सब भी आपको याद करने हैं। हर्यंक वंश के संस्थापक बिंबिसार है, इसकी हत्या किसने की थी? तो ये इनके पुत्र थे अजातशत्रु, उन्होंने जो हर्यंक वंश के जो संस्थापक है बिंबिसार, उनकी हत्या कर दी थी। इसके अलावा ये जो प्रथम पितृहंता है, जो पिता को मारने वाला है, वो भी कहा जाता है। तो ये भी आप इसको फैक्ट है वो याद रख लेना। अजातशत्रु है, इसका उपनाम क्या था? तो ये कुनिक नाम था उपनाम, ये भी आपको याद रखना है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये क्वेश्चन दिए हुए हैं वो अगली शिफ्ट में आ जाए, कुछ क्वेश्चन रिपीट हो जाएंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो इसमें पूछे जा रहे हैं तो आगे वाले शिफ्टों के अंदर उससे लिंक होके वो क्वेश्चन है वो पूछ जाएंगे। क्योंकि एग्जामिनर बनाता है, तो जैसे वेद से एक क्वेश्चन बनाया तो वेद से काफ़ी क्वेश्चन बनाएगा, वेदों से क्वेश्चन बना लिए, कुछ क्वेश्चन इस शिफ्ट में आ गए, कुछ अगली शिफ्ट में आ जाएंगे, कुछ किसी दिन आ जाएंगे, ऐसे हो जाएगा। जैसे कि 4 वेदों के अंदर मुख्य वेद जो संगीत है, वो वेद किस मतलब संगीत से रिलेटेड वेद कौन सा है? तो सामवेद है। इसके अलावा अथर्ववेद किससे रिलेटेड है, ऋग्वेद किससे रिलेटेड है, ऋचाएँ किस में है ज़्यादा, ये सब भी पूछा जा सकता है। तो वो सब फैक्ट आप याद कर लेना। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। ठीक है। सबसे नवीन वेद कौन सा है? वो भी पूछ सकते हैं, अथर्ववेद। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? तो मंडल का एक क्वेश्चन यहाँ पर आया है, तो आगे वाले शिफ्टों के अंदर दूसरे मंडलों से क्वेश्चन आ सकता है। जैसे कि तीसरा मंडल है वो गायत्री मंत्र से रिलेटेड है। इसके अलावा आपसे पूछ सकते हैं 9वां और 10वां मंडल किससे है? सोमरस का जो उल्लेख है वो किस मंडल में है? वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किस मंडल के अंदर है? वो सब भी आपसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा जो गार्गी का जो संवाद हुआ था वो किसके अंदर दिया हुआ है? इसके अलावा उपनिषद है, वो सब पूछ सकते हैं। ठीक। किताबुल हिंद है, इसके लेखक कौन थे? अल-बरूनी थे। तो ये जो विदेशी यात्री है इससे रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जाते हैं। एसएससी जीडी के अंदर तो बहुत क्वेश्चन ये थोक के अंदर आते हैं, जैसे कि अल-बरूनी हो गया, फाहियान हो गया। इसके अलावा आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय के काल के अंदर कौन सा विदेशी यात्री आया था? ठीक है। मेगास्थनीज कहाँ था, उसने क्या लिखा था? ठीक है। इंडिका वगैरह हो गया और चीज़ें होंगी। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। विदेशी यात्रियों के जो इंपॉर्टेंट है उनके आप क्रम से याद कर लेना। बुक्स वगैरह हो गई। इसके अलावा किसके काल में आए थे, वो चीज़ें पूछते हैं ज़्यादा। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। रजिया सुल्तान के बारे में पढ़ लेना, बलबन के बारे में पढ़ लेना, इनसे काफ़ी पूछते हैं। चहलगानी जो तुर्क के चहलगानी है उसका मतलब किसने बनवाया था? तो ये भी आपसे पूछ सकते हैं, गुलाम वंश के अंदर किसने बनाया था। महाबलीपुरम में 7 रथों वाला जो पंचरथ कहते हैं, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो ये पल्लव काल में हुआ था और नरसिंह वर्मन है, इन्होंने इसका निर्माण करवाया था। देखिए मैगजीनीज का क्वेश्चन आगे पूछा भी गया है एग्जाम की शिफ्ट में, आगे भी आ सकता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत था मैगजीनीज, इसको किसने भेजा था? तो सेल्यूकस निकेटर में भेजा था, और इसने जो मौर्य प्रशासन के बारे में अपनी बुक के अंदर भी लिखा था, इंडिका के अंदर, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सत्यमेव जयते ये किस उपनिषद में इसका उल्लेख है? तो ये जो मुंडका उपनिषद है इसके अंदर सत्यमेव जयते का उल्लेख है। इसके अलावा कुछ और भी उपनिषद है जो इंपॉर्टेंट है, वो भी आपको याद रखने हैं। जो मनसबदारी प्रणाली है
इसकी शुरुआत किस मुगल शासक ने की थी? अकबर ने की थी। ठीक। अगला देखिए, भारत में जो कितने राज्यों की सीमा है वो बांग्लादेश से लगती है? तो ये आपको पता होना चाहिए। जो पश्चिम बंगाल हो गया, इसके अलावा मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया, असम हो गया, त्रिपुरा हो गया, इनसे जो वेस्ट बंगाल है, जो बांग्लादेश है, इसकी सीमा लगती है। ठीक है। इसके अलावा आपको जो म्यांमार है, इससे भी पूछ सकते हैं कि किन किन स्टेट की सीमा लगती है, वो भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा जो ब्रह्मपुत्र नदी जाती है, तो वो भारत के किस किस स्टेट से होकर गुजरती है, वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये सब चीज़ें आपसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगला क्वेश्चन देखिए, जो स्वतंत्रता के बाद भारत में विकसित पहला प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो कांडला बंदरगाह गुजरात है, वो इंपॉर्टेंट था, जो स्वतंत्रता के बाद है जो विकसित हुआ था। अरब सागर में जो अरब सागर की रानी है, वो किस बंदरगाह को कहते हैं? ठीक है, ये कोच्चि बंदरगाह है, इसको कहते हैं। ठीक, अरब सागर की रानी। अगला देखिए, जो अनसुपा झील है, भारतीय किस राज्य में है? ओडिशा के अंदर है। ये क्वेश्चन पूछा था। झीलों से रिलेटेड और भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, डल झील कहाँ पे है, इसके अलावा खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, राजस्थान की झीलें होंगी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो पूछ सकते हैं। इसके अलावा लेगून झील है, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन एग्जाम में इसमें पूछे जा रहे हैं। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? सौर मंडल हो गया, आपको पता होगा। इसके अलावा आपसे पूछ सकते हैं ओजोन परत किस में है? समताप मंडल के जो निचला सिरा होता है, इसके अंदर ओजोन परत होती है। इसके अलावा जो जो ओजोन परत मतलब हानिकारक होती है, वो कौन सी होती है? तो ये वाली तो हमें पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है, लेकिन जो सौर मंडल के अंदर ओजोन परत पाई जाती है, वो हानिकारक होती है। ये भी आपको पता होनी चाहिए। बाकी ये भी पूछ सकते हैं कि जो रेडियो फ्रिक्वेंसी होगी और चीज़ें होंगी, वो किस मतलब मंडल के अंदर पाई जाती है, यानी रेडियो फ्रिक्वेंसी होगी और चीज़ें होंगी। और इसके अलावा ये भी पूछ सकते हैं मौसमी घटनाएं किस मंडल में होती है। तो ये सब आप पता रखना। ठीक है। अगला देखिए, वायुयान वगैरह इससे भी पूछ सकते हैं। मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर है? मिजोरम के अंदर है। इसके अलावा जो कैमूल लांगजाओ है, जो मणिपुर के अंदर 13वां राष्ट्रीय नेशनल पार्क है, वो भी पूछ सकते हैं आपसे। इसके अलावा और भी है क्वेश्चन है, वो आपसे पूछे जा सकते हैं। राष्ट्रीय पार्क हो गया, राष्ट्रीय उद्यान हो गया, इसके अलावा जो रामसर साइट हो गया, उनसे क्वेश्चन अभी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि इसमें अपडेट होते रहते हैं। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? आपको पता होगा, ये तो बांग्लादेश से लगती है। अगला देखिए, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस बार पूछा जा रहा है। तो ये आपको पता होगा, जो अनुच्छेद 243 है उसके अंदर दिया हुआ है, उसका पार्ट भी पता होना चाहिए। अनुच्छेद 243D के अंदर जो महिलाओं के लिए आरक्षण की बात की है 1/3। ठीक। इसके अलावा इसमें ये पंचायती राज वाले में से ये भी पूछ सकते हैं कि जो वित्त आयोग वगैरह, इसके वित्त की व्यवस्था किस अनुच्छेद के अंदर है, वो भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, वो पूछ सकते हैं। इसके अलावा इनकी जनसंख्या वगैरह त्रिस्तरीय है, लेकिन कुछ जगहों पर द्विस्तरीय भी हो सकती है, तो वो कहाँ पर होती है, वो भी आपको पता होना चाहिए। जो 74 संविधान संशोधन है उसके अंदर मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा सदस्य संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती? तो ये आपको पता होना चाहिए, 15% से अधिक नहीं हो सकती। इसके अलावा न्यूनतम अधिकतम की वो बात भी आपको पता होनी चाहिए, मतलब संविधान में दिया हुआ या नहीं दिया हुआ। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अंतर्राज्य परिषद है वो स्थापित कर सकता है विवादों का निपटारा करने के लिए और करने के लिए? तो वो अनुच्छेद 263 के अंदर दिया हुआ है। ठीक। इसके अलावा भाषा आयोग वगैरह है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। और मूल अधिकार हो गया, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। डीपीएसपी से काफ़ी क्वेश्चन पूछते हैं। 43A वाला हो गया, इसके अलावा 38 वाला अनुच्छेद हो गया, उससे पूछते हैं। इसके अलावा जो अनुच्छेद 44 है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं काफ़ी। ठीक है, 49 हो गया, 51 हो गया, तो 51A है, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछते हैं। अगला देखिए, भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही हैं राष्ट्रपति के नाम से जाएंगी। तो ये किस अनुच्छेद में दिया हुआ है? आर्टिकल 77 में। ठीक है। वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया? तो 280 के अंदर वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। राष्ट्रपति की जो समाधान की शक्ति है, वो किस अनुच्छेद में दी गई है? ठीक है, तो यह भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के वर्तमान जो अटॉर्नी जनरल का पद है, वो किस अनुच्छेद में दिया है? आर्टिकल 76 में दिया हुआ है। इसके अलावा जो आप ये भी याद रख सकते हैं कि जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हो गया, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। और राज्यपाल हो गया, उससे रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी पूछे जा रहे हैं। ठीक है, आर्टिकल 200 और 201 वाला है, वो आपको प्रावधान ज़्यादा याद रखना है। जो पुनर्विचार वाला हो गया ना, राष्ट्रपति को भेज देता है राज्यपाल, फिर राज्यपाल ये काफ़ी विवाद में रहा था इस बार, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है। इसमें अब जो सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश भी दे दिया है कि मतलब जो पहले तो आदेश दिया था कि जो राष्ट्रपति मतलब राज्यपाल राष्ट्रपति को भेज रहा है, तो इसकी एक टाइम लिमिट सेट कर दी थी, लेकिन अब ये बोल दिया कि ये टाइम लिमिट कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक।
पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी 1951 से 1956 के बीच में। पंचवर्षीय योजना से काफ़ी क्वेश्चन पूछते हैं। इसके अलावा ये भी पूछते हैं कि सातवीं पंचवर्षीय, आठवीं पंचवर्षीय योजना किससे रिलेटेड थी। इसके अलावा जो उदारीकरण का दौर आया था, निजीकरण, उदारीकरण, वैश्वीकरण का, तो वो किस पंचवर्षीय योजना के तहत आया था, 1991 में आया था, आपको पता होगा। ठीक है, इसके अलावा आपसे और भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जैसे कि कृषि रिलेटेड, कृषि हो गया, उससे रिलेटेड कौन सी पंचवर्षीय योजना थी। इसके अलावा कुछ और भी थी, जैसे कि किस पंचवर्षीय योजना के अंदर गरीबी को हटाने का मतलब ज़्यादा जोर दिया गया था, औद्योगिकरण ज़्यादा किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था। ये आप फैक्ट याद रखना। भारत में जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, इसको किस योजना में अपनाया गया था, तो सेकंड पंचवर्षीय योजना है, इसके अंदर अपनाया गया था। ये मॉडल भी याद रखना, मान लो भी इस मॉडल पर कौन सी पंचवर्षीय योजना आधारित है। ठीक है, और अगला देखिए, गरीबी उन्मूलन का नारा है वो किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया, मैंने अभी आपको बताया था, पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में। ठीक, आगे देखिए कुछ और भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इससे लिंक जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो आप ज़्यादा पढ़ना। ठीक है, क्योंकि ये तो आगे तो वो दूसरे वाले लिंक बन रहे हैं वो ज़्यादा आएंगे। जो एनएसएसओ है, इसका मुख्य कार्य क्या है, तो ये जो सामाजिक आर्थिक विषय है इनके ऊपर बड़े पैमाने पर सर्वेक्षण करता है। ठीक है, पहले ये सीएसओ और एनएसओ के दो रूप में था। ठीक है, जो पहले तो गरीबी वगैरह का सूचकांक जारी करता था, एक दूसरा गणना करता था, लेकिन जो एनएसएसओ है ये अब दोनों का समग्र रूप से विश्लेषण करके जारी करता है दोनों चीज़ें। प्रधानमंत्री जो जन धन योजना है, इसकी शुरुआत कब हुई थी, 2014 के अंदर हुई थी। इसके अलावा जो मत्स्य संपदा योजना होगी, इसके अलावा जो कृषि से रिलेटेड योजनाएं हैं वो सब आप याद रख लेना। अगला देखिए, 16वें जो वित्त आयोग के अध्यक्ष है वो कौन थे, अरविंद पनवड़िया है, वो इसके अध्यक्ष हैं। अगला देखिए, भारत के जो पहले वित्त आयोग है इसके अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे के सी नियोगी। और लाइसेंस राज प्रणाली है, इसको कब समाप्त किया गया था, तो लाइसेंस राज, परमिट राज है, पूर्ण रूप से मतलब है जो उदारीकरण का दौर शुरू हुआ था तब ये सब कुछ समाप्त हो गया था, और भारत की जो अर्थव्यवस्था थी एक प्रकार से खुलने लगी थी, दूसरे विदेशों के साथ भी व्यापार वगैरह और चीज़ें होने लगी थी। अगला देखिए, जो पहली पंचवर्षीय योजना है इसकी अवधि क्या थी, तो 1951 से 56 के बीच में। भारत ने जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है वो कब अपनाया था, सेकंड पंचवर्षीय योजना के अंदर। ठीक, और मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब किसने दिया था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी है, ये सभी आपको पता रखना है। जो गरीबी उन्मूलन है, इसका नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, ये क्वेश्चन है, एक दो बार रिपीट हो गया तो आपको ये पता रखना है। ठीक, आगे देखिए कुछ और भी क्वेश्चन है, जैसे कि 1991 के आर्थिक सुधारों के दौरान जो एलपीजी मॉडल है इसका पूर्ण रूप क्या था, तो मैंने आपको ये बता ही दिया, उदारीकरण हो गया, इसके अलावा निजीकरण हो गया और वैश्वीकरण हो गया। इन तीनों का मतलब भी आपको पता ही होगा। वैश्विक व्यापार संगठन है WTO, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1995 में हुई थी। ठीक, और भारत इसका मेंबर है या नहीं है आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा जो एनएसएसओ है इसका मुख्य कार्य आपको बता दिया, और प्रधानमंत्री जन धन योजना है इसकी शुरुआत कब हुई थी ये भी आपको पता लग गया। आगे देखिए, तो अगला हम इसमें बात करेंगे तो इसके अंदर लगभग क्वेश्चन है ये रिपीट हो गए हैं, ये वाले तो आपको लगभग सारे बता दिए थे। ठीक है, आगे और देखते हैं क्वेश्चन, जैसे कि ये देखिए, भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था किसी योजना में बनाया, ये काफ़ी बार रिपीट हुआ है। और इसके अलावा गरीबी उन्मूलन हो गया और हो गए। तो हम बात करते हैं मैथ वगैरह हो गए, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन को देखते हैं अब। बाकी हिंदी के अंदर आप इस बार ध्यान रखना थोड़ा सा, जो इंग्लिश शब्दावली है उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो वो थोड़े से आप कुछ वर्ड होते हैं जो जनरल वे में मतलब ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो ज़्यादा यूज होते हैं, उन वर्ड का आपको पता होना चाहिए, जैसे कि ऑडिट वगैरह हो गया। इसके अलावा जो एफिडेविट हो गया, शपथ पत्र होता है, अमेंडमेंट हो गया, ये तो आपको पता ही होगा, संशोधन हो गया, एजेंडा हो गया, ठीक है, गजट हो गया जो राजपत्र होता है, वाउचर हो गया। इसके अलावा जो सैंक्शन हो गया, ठीक, ये सब आपको पता होना चाहिए। ऑथेंटिकेशन हो गया, ऐसे कुछ जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट शब्द होते हैं वो इस बार पूछे जा रहे हैं हिंदी के अंदर भी, वो आपको पता होना चाहिए। और मैथ और रीजनिंग के अंदर काफ़ी क्वेश्चन इजी आ रहे हैं, तो इसके अंदर आपको बिल्कुल ही घबराना नहीं है, बहुत ही मतलब आप प्रैक्टिस सेट लगा लीजिए, कुछ टीचर्स के जैसे कि आदित्य रंजन हो गए और टीचर हो गए, उनके लगा लीजिए, आपके इससे क्वेश्चन है वो सब कुछ सॉल्व हो जाएंगे, मैथ वगैरह के तो ज़्यादा हार्ड नहीं आएंगे। जैसे कि समचतुर्भुज है, इसका परिमाप दे दिया आपको 68 सेमी है, और भुजा की लंबाई पूछी तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि समचतुर्भुज में क्या होता है, चार भुजाएं क्या होती है, समान होती है, परिमाप दिया है तो 4 से भाग दे दीजिए, आपको उत्तर आ जाएगा। जैसे कि ट्रेन की चाल ज्ञात करने का सूत्र पूछ लिया आपसे, ये ऐसे क्वेश्चन है इजी इजी, आप लोगों को लग रहा है कि नहीं आते, लेकिन मैंने एग्जाम दिया है तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। और यदि मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति सेकंड में मतलब कन्वर्ट करना हो तो किससे गुणा करते हैं, तो ये तो आप
डायरेक्ट याद भी होता है और निकाल भी सकते हैं वैसे भी। औसत चाल है, इसका सूत्र क्या है ये भी पूछ रहे हैं, और सूत्र से रिलेटेड क्वेश्चन है वो भी बन रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा जो नाव धारा के अनुकूल है वो चाल क्या होती है, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ रहे हैं। इसके अलावा नाव की प्रतिकूल धारा है तो उसका सूत्र क्या होता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे हैं। यदि आज सोमवार है तो इसके 10 दिन बाद क्या वार होगा, 20 दिन बाद क्या वार होगा। तो ये आपको पता है, ये 10 दिन बाद पूछ रहे हैं तो 7 से भाग दे दीजिए और बाद में जितना शेषफल होता है उतने दिन जोड़ दीजिए उस वार के अंदर, ठीक है। और रक्त संबंध वाले पूछ रहे हैं, जैसे कि रवि सीता का भाई है और सीता मोहन की बेटी है, तो रवि मोहन का क्या होगा। तो ये तो आप डायरेक्ट निकाल लीजिए, जैसे कि जो दिया हुआ है वैसे वैसे लिखते जाइए। रवि दे दिया, ठीक है। ये किसका भाई है, सीता का, तो सीता लिख लीजिए, भाई है तो ऐसे कॉमा लगा दीजिए, और मेल के लिए प्लस और फीमेल के लिए माइनस लगा दीजिए, ठीक है। सीता का भाई है और सीता क्या है, सीता मोहन की बेटी है, ठीक है। तो मोहन है, मोहन लिख दीजिए। उसकी बेटी है तो बेटी के लिए ऐसे नीचे वाले साइन लगा दीजिए ऐसे, ठीक है। मोहन क्या है, मेल है, तो ये इसकी बेटी है, तो आप इससे रिलेशन पूछा तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ये भी क्या हो जाएगा, इसका बेटा हो जाएगा, ठीक। और ये जो डायरेक्शन वाले पूछ रहे हैं तो ये भी आप आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले डायरेक्शन वाले के लिए आप अगर मतलब बिल्कुल भी नहीं आता हो या फिर दिक्कत होती हो आपको करने में, तो पहले तो ऐसे बना लीजिए कि ये उत्तर नीचे दक्षिण लिख दीजिएगा, इधर पश्चिम लिख दीजिए, पप्पू याद रख लीजिए, ठीक है। पश्चिम पूर्व वैसे याद हो जाएगा। बाद में जो जो आपको बोला हो वैसे वैसे करते जाइए, जैसे कि 10 मीटर उत्तर तो 10 मीटर उत्तर ऐसे लाइन खींच दीजिए, क्योंकि उत्तर ऊपर है तो ऊपर 10 मीटर। फिर क्या बोला, फिर 5 मीटर पूर्व तो पूर्व की ओर 5 मीटर कर दीजिए, ऐसे लिखते जाइए साथ साथ में। और बाद में क्या हुआ, चलने पर व्यक्ति किस दिशा में है, तो पहले यहाँ से चला था अब कहाँ पे है, यहाँ पे, तो ये ऐसे जा रहा है, ठीक है। दिशा ऐसे हो गई, तो ऐसी दिशा कौन सी है, ये वाली है। तो इस दिशा को क्या कहते हैं, केंद्र से आपको दिशा देखनी है, ठीक है। ऐसे जा रही है तो केंद्र से ऐसे देख, उत्तर और पूर्व के बीच में तो उत्तर पूर्व बोल देते हैं इसको। ऐसे ये क्वेश्चन भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा सीरीज वाले क्वेश्चन इजी इजी पूछते हैं, और सीरीज में कई बार एग्जाम करते टाइम कुछ ऐसे सीरीज के क्वेश्चन हो जाते हैं जो थोड़े हार्ड होते हैं, सीरीज आपको समझ नहीं आती, तो उस क्वेश्चन को आप एक बार थोड़ा सा छोड़ दिए कीजिए, क्योंकि एग्जाम में आपको इसमें टाइम कम मिलता है। और अगर आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में लग जाए, मान लीजिए आपसे वो क्वेश्चन सॉल्व भी हो गया लेकिन आपको 2 से 3 मिनट लग गई, तो बाद में क्या होता है, शुरू शुरू में तो हम क्वेश्चन करते हैं तो हमको पता नहीं लगता, ठीक है। लेकिन बाद में जो टाइम होता है उसमें प्रेशर ज़्यादा आ जाता है, प्रेशर ज़्यादा होता है तो हम क्वेश्चन कई बार तो सॉल्व ही नहीं कर पाते, और कई बार ऐसा होता है कि हम सही क्योंकि गलत कर देते हैं। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, शुरू शुरू में तो आप पर प्रेशर इतना ज़्यादा नहीं होता, कम होता है। प्रेशर को मैनेज करना ही इस एग्ज़ाम के अंदर, और कोई भी कंपटीशन एग्जाम दे रहे हो, सबसे बड़ी चीज़ होती है। आपको अगर सही से मैनेज करके बढ़िया से क्वेश्चन है और पेपर सोल्व करोगे तो आपसे बढ़िया हो जाएगा, नहीं तो अगर आप ज़्यादा प्रेशर में होंगे तो आपसे पेपर है वो बढ़िया से सोल्व नहीं हो पाएगा। तो आपको क्या करना है, पहले अपने आप को मतलब उस स्थिति में लाना है कि आपको ऐसा लगने लगेगा, आपको कॉन्फिडेंस है वो ज़्यादा बढ़े। ऐसे हार्ड को लेकर चलोगे आप पहले में ही, तो आपका फिर कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा, फिर आप दूसरे जो इजी वाली चीज़ें हैं वो भी नहीं कर पाओगे। तो आपका जो पोर्सन ज़्यादा मजबूत हो और जिसमें आपको कम टाइम लगता हो वो आप पहले करना, हार्ड वाले थोड़े बाद में करना, ठीक है। इससे आपको जो पेपर सोल्व करने में ज़्यादा आसानी होगी। बाकी इसके अंदर ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं, मैथ वगैरह रीजनिंग वगैरह है, इसमें इजी क्वेश्चन ही आ रहे हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है। आपको अगर एसएससी वगैरह की तैयारी की हुई है तो ये क्वेश्चन तो आपको एकदम बच्चे वाले लगेंगे। और दूसरी चीज़ मैं इसमें बताऊँ, जो नृत्य वगैरह हो गए, लोक नृत्य हो गए और चीज़ें होंगी, उसके अंदर वो जो ट्रिक वाले वीडियो होते हैं वो थोड़े से देख लीजिए, वो आपको याद रह जाएंगे। जैसे कि संतूर हो गया, कौन बजाता है, इसके अलावा तबला वादक हो गए और हो गए, उनसे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन है। और बुक्स वगैरह जो है उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे कि अरुंधति रॉय की बुक हो गई, ठीक है, गोल्स ऑफ टीनी पार्टिकल और चीज़ें हो गई, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन है वो भी पूछे जा रहे हैं। और शास्त्रीय नृत्य हो गए उनसे क्वेश्चन आ रहे हैं। और जो करंट के अंदर चीज़ें हैं वो तो करंट वाले तो आपको पता ही होगा कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, वो मैंने अभी ऐड नहीं किए। अगर आप चाहते हैं कि करंट वाले क्वेश्चन में बताऊं तो वो भी मैं इसमें ऐड करके आपको अगले वीडियो में बता दूंगा। बाकी ये क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आपको बता दिया, मुगल काल हो गए, इसके अलावा जो दिल्ली सल्तनत हो गई उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। और जो मिडाइवल हिस्ट्री है उसके अंदर से क्वेश्चन काफ़ी आ रहे हैं, और एंशियंट हिस्ट्री है उससे क्वेश्चन है थोड़े कम आ रहे हैं। मिडाइवल हिस्ट्री के आप चंद्रगुप्त मौर्य वगैरह हो गए, गुप्त काल हो गया, इसके अलावा मौर्य वंश हो गया, वो आप याद रखना। और इसके अलावा आप ये भी याद रख सकते हैं कि जो खिलजी वंश हो गया, लोधी वंश हो गया, वो दिल्ली सल्तनत में आगे आ जाएंगे, वो सब आपको याद रखने हैं। उसमें यही जो कुछ शासक होते हैं उनके नाम याद रखने हैं। इसके अलावा जो तुगलक वंश हो गया जैसे कि, ठीक है, तो इसका संस्थापक तो कम ही पूछते हैं, लेकिन जो मतलब इसमें और चीज़ें पूछी जा सकती है, जैसे कि निर्माण कार्य हो गई और चीज़ें हो गई। इसके अलावा तुगलक वंश का प्रशासन कैसा था, प्रशासन से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा कुछ मतलब उस टाइम के प्रशासनिक अधिकारी भी होते थे, उनसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं, ठीक है। जैसे कि समाहर्ता हो गया, इसका मतलब उस टाइम का जो पद था उसका क्या कार्य होता था, ठीक है। उस टाइम में न्यायाधीश को क्या कहते थे, ठीक है। कंठ शोधन न्यायालय जो न्यायालय होता था वो किस लिए होता था, उक्ता परीक्षण क्या होता था, परीक्षण होता है, ये क्वेश्चन भी पूछते हैं। बाकी आपको कोई और डाउट हो और चीज़ें हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं। और
उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए अच्छा होगा। बाकी बेस्ट ऑफ लक, आपका जो एग्ज़ाम है वो अच्छा हो। धन्यवाद।